हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसमें सीडीपी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस या सुपर टेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और स्पेशली फॉर सीटेट एग्ज़ाम, जैसे कि आप सब ने अभी सीटेट का फॉर्म फिल किया ही होगा, तो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। पर्यावरणीय कारक पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करती हैं, या ऑप्शन नंबर बी है कि शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। ऑप्शन नंबर सी है कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, या ऑप्शन नंबर डी है कि वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है वो वंशागत विशेषताओं के साथ साथ यानी कि हेरिडिटी के साथ साथ ये इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करती है। किसी भी हर जो व्यक्ति जो होता है वो एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। अगर हम सभी एक दूसरे के समान होंगे तो हम सभी रोबोट बन जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हम एक समान नहीं होते हैं। ये किस लिए होता है? ये जो होता है वो हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये दोनों का गुणनखंड होता है। ठीक है, हेरिडिटी जो हमें अपने वंशानुगत होती है, जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है, उसे हेरिडिटी कहा जाता है। और इन्वायरमेंट उसे कहा जाता है जिस इन्वायरमेंट में हमारा पालन पोषण होता है, जिसमें हम रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ जो होती हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, या विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, या व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो होता है वो एक समान नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि एक जो बालक है, ये जो बालक है वो 4 साल की अवस्था में इसका जिस जिस तरीके से ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो 4 साल का जो दूसरा बच्चा है उसका भी वैसा ही ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जरूरी नहीं है कि एक बच्चा 4 साल की अवस्था में जितना एक्टिव है, जितना तेज है, वो दूसरा बच्चा भी जो 4 साल का है वो भी वैसा ही हो। ठीक है, तो ये जो होती है वो समय ही जन्म के समय ही निर्धारित नहीं होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी है कि यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, या ऑप्शन नंबर सी है कि कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कि इसमें क्या हो रहा है कि टीचर जो हैं वो लड़कियों की तुलना में लड़कों से ज़्यादा अधिक वो पारस्परिक क्रिया कर रहे हैं। ये जो है वो लिंग पक्षपात का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जब एक टीचर किसी एक पक्ष की ओर ज़्यादा झुका हुआ रहता है तो इसे लिंग पक्षपात कहा जाता है। ठीक है, अगर लड़कों से ज़्यादा लड़की पर ध्यान दे रहे हैं या लड़कियों से ज़्यादा लड़कों पर ध्यान दे रहे हैं तो इस तरह का जो उदाहरण होता है उसे लिंग पक्षपात कहा जाता है।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। ऑप्शन नंबर बी है कि मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, बाह्य प्रेरणा एवं एक रूप मूल्यांकन मानदंड, या ऑप्शन नंबर डी है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वो हमेशा करके सीखने पर जोर देती है। इसमें ये सिखाया जाता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए, ताकि बच्चे जिस चीज़ को अगर वो खुद करके सीखेंगे तो उस चीज़ को वो और भी बेहतर तरीके से सीखेंगे। इसके साथ ही साथ प्रगतिशील शिक्षा जो होती है इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना जिसमें कि प्रत्येक बच्चे का जो सामाजिक विकास जो है वो पर्याप्त रूप से होने का उन लोगों को अवसर मिले। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। अगर बच्चा दृश्य रूप से बाधित है, यानी कि बच्चे को अगर देखने में अगर समस्या हो रही है, तो उस स्थिति में अगर हम दृश्य प्रस्तुति का प्रयोग करेंगे तो ये तो सही नहीं होगा। फिर सेकेंड ऑप्शन है कि स्वयं अभिविन्यास करना, ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। जब बच्चा को देखने में ही प्रॉब्लम है तो हम किस तरीके से वो बच्चा जो है वो देख करके चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है कि अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना। तो बच्चे को जब देखने में समस्या है तो विशेष रूप से उनको ऐसी चीज़ों को के द्वारा सिखाया जा सकता है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करके सीख सकें या टच फील करके चीज़ों को सीख सकें। नेक्स्ट ऑप्शन है कि स्पष्ट रूप से बोलना एवं छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो बच्चे जो हैं अगर उनको देखने में समस्या हो रही है तो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलकर चीज़ों को बता सकते हैं, ताकि वो चीज़ों को श्रवण कौशल के माध्यम से वो सुनकर चीज़ों को सीख सकें, या फिर कुछ चीज़ें जो जो छूकर वो महसूस करके उसको सीख सकते हैं, जिसको वो टच फील करके वो सीख सकते हैं। तो दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही साथ जो दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं उनके लिए जो ब्रेल लिपि होती है इसे भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इन्हें ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ना लिखना सिखाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, या सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, तो इसको सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जब बच्चे को सहयोगात्मक द्वारा, यानी कि बच्चे जब एक दूसरे को सहयोग करके किसी चीज़ों को सीखते हैं, अपने साथी समूह के साथ सीखते हैं, तो उसे और भी बेहतर माना जाता है। तो इसे सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको हतोत्साहित करना चाहिए, और ना ही कभी कभी हम प्रयोग कराएंगे और प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, या विशिष्ट शिक्षा योजना, या एकरूप निर्देश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों को विशिष्ट शिक्षा योजना दिया जाए। इससे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से अच्छे से सीखते हैं।
ठीक है, समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि इसमें शारीरिक और मानसिक, जो बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त होते हैं, तो उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ उनको शिक्षा दी जाती है, ताकि उनको किसी तरह का ये नहीं लगे कि हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है कि सबको एक समान रूप से पढ़ाना, चाहे वो किसी चीज़ से शारीरिक या मानसिक रूप से ग्रसित हैं या सामान्य बच्चे हैं, सबको एक साथ पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी कि इसके सामने जो मिलान दिया हुआ है, उनमें से कौन सा सही है, उस पर हम लोगों को निशान लगाना है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि पठन अक्षमता। पठन अक्षमता में क्या होगा कि धारा प्रभाव, पढ़ने एवं लिखने में कमी। तो ये ऑप्शन तो सही है कि जब बच्चों को पठन अक्षमता होती है, यानी कि पढ़ने में जब उन लोगों को समस्या होती है, तो पठन अक्षमता में क्या होता है कि बच्चों को पढ़ने में और लिखने में, इसमें क्या हो जाती है कि कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी है कि सृजनात्मक अधिगमकर्ता, इनमें अति सक्रिय, कार्य को पूरा करने में धीमे। ऐसा नहीं है, जो सृजनशील बालक जो होते हैं वो कार्य को और भी तेजी गति से करते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी है कि अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता, उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। जिसमें अवधान की जब कमी होगी, तो ऐसा बच्चा किसी भी चीज़ को लंबे समय तक उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके नहीं रख पाएगा। तो ये ऑप्शन भी जो है वो गलत है। श्रव्य क्षतिग्रस्त करता, यानी कि जिस बच्चे को श्रव्य यानी कि सुनने में जो प्रॉब्लम है, उनको दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। ये तो गलत है। जिनको सुनने में अगर प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों को देख करके चीज़ों को बताया जा सकता है, ताकि वो देख करके चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। तो ये तीनों जो मिलान दिए गए हैं, वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि पठन अक्षमता अधिगमकर्ता में क्या होता है कि उनमें धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक समस्या को मूल और अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम आसक्तता वाले बच्चों की, या अहम केंद्रित बच्चों की। तो अब सारी समाधानों के साथ करने की जो योग्यता होती है, ऐसे बच्चों को सृजनात्मक बालक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। या ऑप्शन नंबर बी है कि शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं उनके अनुभव को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि अध्यापक विशिष्ट सत्रा सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। ऑप्शन नंबर डी है कि विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है संरचनात्मक परिवेश के साथ कौन सा अनुकूलन नहीं है। अध्यापक क्या है कि वो छात्रावास मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय वो प्रदर्शन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है कि विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि बच्चे सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं और वो उनमें
इससे क्या होता है कि चीज़ों को वो और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभव को प्राप्त करते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट है उसका क्या विचार है, उसके क्या अनुभव रहे, इसको वो ज्ञात करते हैं। इसके साथ ही साथ वो वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम योजना बनाना, तो ये ऑप्शन भी जो है वो बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करना, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो पॉजिटिव और इशारा कर रहे हैं। इसमें जो नेगेटिव है वो है ऑप्शन नंबर सी। आई तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज हमारा जो 10 क्वेश्चंस था वो कंप्लीट हो गया है, और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।